हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आपके लिए कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उन सीरीज के अंतर्गत हमारी ये बुक सीरीज है और बुक सीरीज में हमने अपनी पहली बुक इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को चुना है। एम लक्ष्मी के साथ साथ हम इसके अंतर्गत सुभाष कश्यप, ब्रज किशोर शर्मा यानी कि पीके शर्मा और डीडी बसु को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक ही पुस्तक के माध्यम से कई सारी पुस्तकों का अध्ययन हो सके। ठीक, इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि यूपीएससी के प्रीलिम, यूपीएससी के मेंस के लिए हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, साथ ही एलिमिनेट करने की पावर कैसे हमारे अंदर डेवलप हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ में, जो कि इंडियन पॉलिटी का है। पहला टॉपिक जो हमारा है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का क्या मतलब है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले की कहानी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये कि इंडियन पॉलिटी को पढ़ते वक्त हम कितने पार्ट में इसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे 3 पार्ट में होगी। कैसे? जैसे कि पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि भारत के संविधान के बनने की पहले की कहानी क्या है। दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि भारत के संविधान के बनने के समय की क्या कहानी है। और तीसरा हम ये देखेंगे कि भारत के संविधान के बनने की बाद की क्या कहानी। कहने का मतलब जो पहले की कहानी है उसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर करेंगे। दूसरे पार्ट में देखेंगे कि किस प्रकार संविधान सभा ने भारत के संविधान को बनाया। तीसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि संविधान बनने के बाद भारत में वो कौन से चेंजेस आए और उसके अंतर्गत जो वर्ड्स दिए गए हैं, चाहे वो प्रेम्बल के हों या फंडामेंटल राइट के हों या डीपीएसपी के हों, वो किस प्रकार आज के वर्तमान संदर्भ में चेंज हो गए। समझ गए? तो इस तरीके से हम अपने टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जैसे हम शुरू करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये बेसिकली मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। तो हम मॉडर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स को यहाँ से रिलेट करके तब पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हों। आप में से कई सारे लोगों ने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा कि 1498 में वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसका उद्देश्य क्या था कि भारत से काली मिर्च और कई सारे मसालों को ले जाकर यूरोप के बाज़ारों में बेचना और वहाँ से प्रॉफिट कमाना। उसी चीज़ को देखते हुए धीरे धीरे वहाँ से कई सारी अन्य कंपनियाँ भी भारत में आने लगी। भारत का मतलब आप ये समझ सकते हो उस समय का इंडिया, इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अन्य सारे कंट्री। इसीलिए ये लोग पश्चिम से जब आते थे पूरब की ओर, इसीलिए इनको कहा जाता था ईस्ट इंडिया की ओर इनको जाना है। समझ गए? तो पहली कंपनी जो भारत में यूरोपीय आई वो कौन सी थी? पुर्तगाली। दूसरी कंपनी जो आई वो कौन सी थी? डच। तीसरी कंपनी इंग्लिश, चौथी डेनिश और लास्ट में कौन से आए? फ्रांसीसी। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि पीडीईडीएफ के माध्यम से 5 कंपनियां भारत में आती हैं और इनके बीच आपस में जब संघर्ष होता है तो अंततः जो ब्रिटिश हैं वो सफल होते हैं। ये कैसे सफल होते हैं, किस तरीके से इन्होंने अपनी पॉलिसी अपनाई, उसको हम मॉडर्न इंडिया के पार्ट में देखेंगे। बट हम यहाँ देखेंगे कि ब्रिटिश कंपनी ने कैसे भारत को रेगुलेट करना शुरू किया और कैसे भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया। तो आपको पता है कि 1757 की प्लासी विजय और 1764 की बक्सर विजय के बाद कंपनी का भारत में शासन इस्टेब्लिश हुआ। उसने क्या किया कि जो बंगाल का नवाब होता था उसको कठपुतली नवाब बनाया, जिसमें आप नाम जानते हो मीर जाफ़र और मीर कासिम का। मीर जाफ़र को जब उसने अपने यहाँ नवाब बनाया तो उसको कंपनी को क्या क्या मिला? दीवानी मिली। दीवानी का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू का राइट मिल गया कि बंगाल से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उस पर कंपनी का अधिकार होगा और जो निज़ामत का अधिकार होगा वो किसका होगा? मीर जाफ़र का या वहाँ के नवाब का। अब आपके मन में ये आया होगा कि हमने ये स्टोरी क्यों पढ़ी। तो हमने ये स्टोरी इसलिए पढ़ी क्योंकि आपको पता हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और शासन करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भूमिका थी वो क्या थी? आपको पता हो कि 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया कि आप अगले 20 वर्ष तक ईस्ट के साथ अपना व्यापार कर सकते हो। बट हुआ क्या कि समय के साथ जब जेम्स प्रथम वहाँ के राजा बनते हैं तो उन्होंने उसे अनलिमिटेड कर दिया कि आप लाइफ टाइम वहाँ पे अपना व्यापार करते रहिए।
धीरे धीरे जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया तो कई सारे ऐसे मर्चेंट्स तैयार हुए, व्यापारी तैयार हुए जो ये चाहते थे कि वो भी ईस्ट के साथ अपना व्यापार करना शुरू करें, बट उनको परमिशन नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे संसद में अपना प्रभुत्व बढ़ाया लॉर्ड्स के माध्यम से और उनसे अपने अकॉर्डिंग ही रूल बनवाना शुरू किया। और उस अकॉर्डिंग रूल के तहत 1773 का जो अधिनियम आता है फर्स्ट जो कंपनी को रेगुलेट करने का, उसमें इस चीज़ की झलक हमें देखने को मिलती है। आप इतनी बातें समझ गए। अब हम ये देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस प्रकार अपनी क्रियाविधि को संपादित किया। तो आप देखोगे, जैसा मैंने आपको बताया कि 1765 में जो कंपनी थी उसको वहाँ की दीवानी मिल गई। कहाँ की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। जब उसको यहाँ की दीवानी मिल गई तो कंपनी ने एक तरीके से शासन इस्टेब्लिश किया और ये कंपनी का शासन 1858 तक बना रहा। 1858 तक क्यों? क्योंकि 1858 के पहले तक कंपनी शासन करती रही और उसके बाद डायरेक्ट ये शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। इतनी बातें क्लियर हुई। और ये शासन ब्रिटिश क्राउन का कब तक चलता रहा? 15 अगस्त 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया। इस तरीके से हमने ये देखा कि किस तरह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1857 तक चला और उसके बाद 1858 से लेके 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का शासन चला। अब आपके मन में आया होगा कि इसमें हम और डेप्थ में क्यों नहीं गए। तो और डेप्थ में ना जाने का कारण ये है क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, तो मॉडर्न इंडिया में इसको और अच्छे से कंप्लीट करेंगे उस समय स्टोरी के माध्यम से कि कैसे गवर्नर जनरल के बीच टसल होती थी। फिर आपको पता हो कि जब देश आज़ाद हुआ तो ये लगा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं जो देश की जनता के हितों को सर्व करे। तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण करना। क्लियर? इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। फिर हम ये देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके काफ़ी सारे वेरियस फीचर ब्रिटिश रूल से ही लिए गए थे। हालांकि सारे नहीं लिए गए थे लेकिन कुछ इसमें लिए गए थे। आपको ये भी पता हो कि जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने क्या किया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तहत, यानी कि आप देखोगे कि पहले उसने तो कंपनी का एक आवरण अपने सामने ओढ़ा रखा कि भाई हम शासन नहीं कर रहे, हमारी कोई गलती नहीं या ब्रिटिश सरकार की कोई गलती नहीं है, ये तो कंपनी का शासन है और कंपनी अगर गलत थी तो हमने उसको हटा दिया। और उसको हटाने के बाद हमने क्या किया, अब अपना क्राउन का शासन इस्टेब्लिश किया। और क्राउन का जो शासन है वो काफ़ी अच्छा शासन है। कहने का मतलब कि किरदार उसने बदल दिए, रंगमंच उसने बदल दिया, बट उनका जो उद्देश्य था वो वही बना रहा। उद्देश्य क्या था? औपनिवेशिक दासता को भारत में प्रमोट करना। क्लियर? तो ये चीज़ें हमने क्लियर की। अब हमें ये देखना है कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से अधिनियम आए और किस तरीके से अधिनियम के माध्यम से कंपनी को रेगुलेट किया गया समय दर समय, और उसके रेगुलेशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ा और क्या इम्पेक्ट पड़ा भारत की जनता के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि कंपनी रूल पहला आया 1773 से 1858 तक माना जाता है। इसके तहत जो पहला एक्ट आया वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये एक्ट बेसिकली इसलिए भी आया क्योंकि उस समय वहाँ के ब्रिटेन के जो संसद में जो प्रतिनिधि होते थे वो ये जानते थे कि अगर भारत में कंपनी इस तरीके से शासन करती रही तो हो सकता है कि एक समय कभी कंपनी ऑटोनोमस हो जाए और पूरी तरह से ब्रिटेन से, मातृ देश से अपने संबंध तोड़ ले और हम ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे ही ऐसे बने रहें। तो इन्होंने ये सोचा, ब्रिटेन की सरकार ने, कि हम कंपनी को रेगुलेट करें और उसको कंट्रोल करें, उसके सारे अफेयर्स को जो वो इंडिया में सर्व कर रही। क्लियर? तो ब्रिटिश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए जो पहला एक्ट लाई उसे ही 1773 का एक्ट कहते हैं। इसने क्या किया? इसने पहली बार पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कंपनी के डिफाइन किए। क्लियर? साथ ही इसने इंडिया में फर्स्ट टाइम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखी, यानी कि आधारशिला रखी। इतनी बातें हमने क्लियर कर ली। अब इसके अलावा इसके कई सारे ऐसे फीचर्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यूपीएससी इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछती रहती है। हालांकि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कब बनते हैं? 1813 के अधिनियम से लेके 1935 के अधिनियम के मध्य। तो अभी तो हम इनको एक प्रॉपर
बेसिक नॉलेज से देखेंगे, लेकिन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं डेप्थ में 1813 से 1935 तक, उनको काफ़ी डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। इसका पहला फीचर क्या था कि इसने गवर्नर और बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की संज्ञा दी, यानी कि जो उस समय बंगाल का गवर्नर होता था अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। साथ ही उसे वर्क करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया जो कि 4 मेंबर की थी। इसी के बीच में टसल होती है, हम आगे देखेंगे भी। और ये क्या था, जो पहला गवर्नर जनरल था वो महोदय कौन से थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सा था, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा पॉइंट है कि इट मेड द गवर्नर ऑफ बम्बई एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कहने का मतलब कि उस समय जो 3 प्रेसिडेंसियां होती थीं, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, वहाँ के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया। समझ गए, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे वो इसके अधीन आ गए। आपको नाम से ही समझ में आया क्योंकि गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक, फिर आता है कि ये जो 3 प्रेसिडेंसियाँ होती थी पहले ये इंडिपेंडेंट होती थी। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की इसने स्थापना की। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि संघीय न्यायालय की भी स्थापना होती है जो 1935 के अधिनियम में होती है। तो संघीय न्यायालय अलग है और सुप्रीम कोर्ट अलग है। इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और 3 अदर जजेस होते हैं। ठीक, इसके रूल को भी हम आगे पढ़ेंगे, ये काफ़ी टसल होती है इनमें। चौथा पॉइंट क्या है, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी एंड इंगेजिंग एंड प्राइवेट ट्रेड ऑफ एक्सेप्टिंग प्रेजेंट फॉर ऑफ ब्राइब। कहने का मतलब कि इसने प्रतिबंधित किया कंपनी के उन अधिकारियों को जो अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे और लोगों से रिश्वत वगैरह लेते थे। उस चीज़ को इसने प्रतिबंधित कर दिया कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके ऊपर महाभियोग लगेगा। समझ गए। पांचवा पॉइंट क्या है कि इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि कंपनी की रिक्वायरिंग को पूरी करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थी, ये गवर्निंग बॉडी थी, कहाँ की, कंपनी की। इससे ये कहा कि आप क्या करोगे, आप भारत में राजस्व, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स जो हैं उनके बारे में किसको आप सूचित करोगे, आप ब्रिटिश सरकार को इस चीज़ की जानकारी दोगे कि आप जो भी रेवेन्यू वहाँ से जनरेट करोगे, जो भी सिविल व मिलिट्री अफेयर्स डिसीजन होंगे उसके बारे में आप हमें अब सूचित करोगे। पहले भी सूचित करते थे लेकिन अब यहाँ पे दर्शाया गया कि आप कोई भी एक्ट करो तो हमारी परमिशन के बिना मत करना। ठीक, इस तरीके से हमने 1773 के अधिनियम को देखा। लेकिन 1773 के अधिनियम में कई सारी ऐसी कमियां थीं जो कि एक टसल का कारण बनी, जैसे कि गवर्नर जनरल की पावर और सुप्रीम कोर्ट की पावर, साथ ही गवर्नर जनरल के एरिया की पावर और सुप्रीम कोर्ट के एरिया की पावर, ये डिफाइन नहीं किया गया। तो आपस में दोनों के मध्य एक टसल बनी रही। तो उस टसल को दूर करने के लिए एक अगला एक्ट आया जिसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कहा गया। इस एक्ट के माध्यम से किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को डिफाइन किया गया और गवर्नर जनरल की परिषद की पावर के भी कार्यों को बताया गया। तो हम ये देखते हैं कि ये 1781 के एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से प्रोविज़न हैं। तो इसे जैसा कि मैंने बताया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो है उसको फिर से डिफाइन करने के लिए लाया गया। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके कौन कौन से फीचर्स हैं तो इनको हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। इसके जैसे फीचर हैं, पहला कि इसने एग्जेम्प्ट किया किसको, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फॉर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या होती थी, वो पहले गवर्नर जनरल के क्षेत्र में जाकर कानून बना देती थी, साथ ही वो क्या करती, जो काउंसिल के डिसीजन होते थे उनको रद्द भी कर देती थी। तो इसमें ये डिफाइन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के क्षेत्र के अंतर्गत अब दखल नहीं देगी और साथ ही काउंसिल के निर्णयों पर भी दखल नहीं देगी। आप एक केस पढ़ोगे कोसी जूरा का केस, उसको लेके ये काफ़ी फेमस ज्यूरिडिक्शन होता है। ठीक, तो हम वहाँ देखेंगे जब मॉडर्न इंडिया की सीरीज कंप्लीट कर रहे होंगे। साथ ही इसने क्या किया, एग्जेम्प्ट किया सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दियर ऑफिशियल नेशन। यानी कि इसने कंपनी के जो सेवक थे उनको भी कार्रवाइयों के लिए, वो भी जो कार्रवाइयाँ करते थे उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से बाहर कर दिया। समझ गए। दूसरा पॉइंट क्या है, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
यानी कि इसने राजस्व संबंधी जितने मामले होते थे तथा राजस्व वसूली से भी जो जुड़े मामले होते थे उनकी भी पावर को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। इतनी बातें क्लियर हुई। कहने का मतलब कि ये बार बार सुप्रीम कोर्ट की पावर को हटा रहा है और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसकी पावर को इंक्रीज कर रहा। क्लियर। तीसरा पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। कहने का मतलब कलकत्ता के जो नागरिक थे या कलकत्ता में निवास करने वाले जो लोग थे उनको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है वो कलकत्ता तक सीमित कर दिया गया, कलकत्ता के नागरिकों तक। साथ ही ये भी कहा गया कि जो हिंदूज हैं उनके लिए हिंदू लॉ और जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए मोहम्मदन लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए। हुआ क्या था कि एक नंद कुमार बोस का एक केस है, उस राजा नंद कुमार बोस का, उसमें क्या हुआ कि उनको फांसी की सज़ा दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और मज़े की बात यह है कि राजा नंद कुमार बोस को पता ही नहीं था कि बेसिकली उनको सज़ा कैसी सुनाई गई, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो इंग्लिश में थे तो उनको नॉर्मली पता ही नहीं। तो इस चीज़ के लिए ये कहा गया कि आप अगर कोई हिंदू व्यक्ति कोई अपराध करता है तो आप उसे हिंदू लॉ के तहत पनिश्ड होगी, और कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसे मोहम्मदन लॉ के तहत उसको पनिश प्रोवाइड करोगे। क्लियर। चौथा पॉइंट है, इट लेट डाउन द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब कि यह व्यवस्था की गई कि जो प्रांतीय न्यायालय थे उनकी अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, साथ ही ना कि सर्वोच्च न्यायालय के पास। कहने का मतलब कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स होते थे ना वो अपनी अपील गवर्नर जनरल की काउंसिल पे कर सकते थे, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को यहाँ पे भी सीमित किया गया। पांचवा पॉइंट, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। अब आपको पहले से ही पता चल गया कि प्रोविंशियल कोर्ट की अपील गवर्नर जनरल के पास जाएगी तो उसकी पावर को और बढ़ाया जाएगा। तो इसने किया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलिंग को नियम विनिमय बनाने के लिए भी अधिकृत कर दिया गया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए भी कानून बना सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के पावर को डिफाइन किया गया गवर्नर जनरल के संदर्भ में। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें बेसिकली वही 1773 को लेकर था और इसमें कंपनी के अंदर रेगुलेशन किया गया, या आप कह सकते हो कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको अमेंड किया गया। तो इसे पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1784 में और उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो पिट्स महोदय थे। इसके फीचर क्या क्या हैं, तो इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। कहने का मतलब इसने कंपनी के कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग कर दिया। जो कॉमर्शियल फंक्शन होते थे उन्हें क्या किया गया, जल्दी बताइए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक। और जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते थे उसे क्या कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत और जो कॉमर्शियल अफेयर्स हैं उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसी को डबल गवर्नमेंट कहा गया, यानी कि द्वैत शासन की स्थापना की गई। देखो, द्वैत शासन बेसिकली तीन तरह के आए। एक कंपनी के अंतर्गत द्वैत शासन था, एक सरकार में द्वैत शासन था, और एक द्वैत शासन रेवेन्यू और निजामत को लेकर था, जो हमने पहले पढ़ा 1765 के समय पे, जिसे 1773 में समाप्त कर दिया गया था। और फिर 1784 में ये द्वैत शासन आया, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, और ये 1858 में इसे भी समाप्त कर दिया जाता है। और फिर 1919 में प्रांतीय सरकार को लेकर द्वैत शासन आते हैं, जो विषय को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसको हम पढ़ेंगे आगे। तीसरा पॉइंट है, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरसीव एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट फॉर द रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। कहने का मतलब इसने क्या किया इसने जो सबसे बड़ी बात की, इसने एम्पावर किया किसे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या थी, जो पॉलिटिकल अफेयर्स को रेगुलेट करती थी। इसने ये किया कि जो नियंत्रण बोर्ड है वह ब्रिटिश नियंत्रित में जितने भी सभी नागरिक हैं भारत के अंतर्गत, जितने सैन्य सरकार हैं, वह जितनी भी राजस्व गतिविधियां होती हैं उन सब का वो अधीक्षण व नियंत्रण करेगी। यानी कि ब्रिटिश सरकार अब उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करेगी। क्लियर।
ये एक्ट बेसिकली दो कारण से इम्पोर्टेंट है। पहला ये है कि इसने कंपनी की टेरिटरी जो थी उन्हें फर्स्ट टाइम ये कहा कि ये ब्रिटिश पोसेशन का एरिया है, यानी कि जो ये क्षेत्र है ये ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र उसे नाम दिया। दूसरा क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। इस तरीके से हमने ये चीज़ देखी कि किस प्रकार कंपनी को रेगुलेट किया जा रहा है। अब आप देखोगे 1784 का वो टाइम पीरियड है जब अमेरिकी उपनिवेश, आपके मन में आया अमेरिकी उपनिवेश कहाँ से, तो बेसिकली हम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो उस समय अमेरिकी उपनिवेश इनके हाथ से जा चुका था और वहाँ का जो उस समय सेनापति हुआ करता था लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो वापस अपने यहाँ आ गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक काफ़ी अच्छा, या आप कह सकते हो काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो ये हुआ कि एक काम करते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो वहाँ पे हार थी उसको बदला जाए और इससे वापस इंडिया भेजा जाए और इंडिया में इससे कहा जाए कि अब आप शासन को सही से मैनेज करो। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो इसने कहा कि हम जाएंगे तो, बट हमारी दो शर्तें हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, आप अपनी दो शर्तें बताइए। इसने ये कहा कि हम वहाँ जाएं तो हम जो भी डिसीजन लें, समझ गए, उस पे काउंसिल के निर्णयों को भी माने या ना माने ये मेरे पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब इसने काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर दिया। साथ ही इसने कहा कि मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो मुझे कमांडर एंड चीफ का भी पद दिया जाए। अब आपको पता होना चाहिए, जब ऑलरेडी वो एक सेनापति था तो यहाँ पे आके किसी और को सेनापति के रूप में कैसे देख सकता है, समझ गए। तो इसने इन दो पावर की डिमांड की और मज़े की बात यह है कि इसने इस पावर को डिमांड की और 1793 के अधिनियम में ये पावर आने वाले सभी गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी को भी प्राप्त हो गई। क्लियर। तो आपका ये पहला फीचर 1793 का कंप्लीट हुआ। हमने ऑलरेडी इसको 1786 में देखा था, लेकिन आगे हम देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। आपके माइंड में आएगा चार्टर एक्ट। बेसिकली चार प्रकार के चार चार्टर एक्ट आते हैं, 1793 का, 1813 का, 1833 का और 1853 का। चार्टर एक्ट का मतलब ये होता है कि कंपनी का अधिकार पत्र, यानी कि जैसा कि मैं बता रहा था कि ब्रिटेन में कई सारे व्यापारिक वर्ग उभर रहे थे, तो वो ये चाह रहे थे कि अब कंपनी के शासन की जो मोनोपोली है उसे समाप्त किया जाए ट्रेड की, और हमको भी ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए प्रमोट किया जाए। तो उसी दिशा में कंपनी की मोनोपोली समाप्त करने की दिशा में ये पहला चार्टर एक्ट था, समझ गए। दूसरा इसका मेजर पॉइंट क्या है कि गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स टू द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, यानी कि इसने क्या किया, इसने किया ये कि गवर्नर जनरल के अधीन बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर भी निर्णय अपना बढ़ा दिया, यानी कि गवर्नर जनरल को और पावर दी कि आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है, इसने एक्सटेंड किया ट्रेड मोनोपोली को कंपनी के आफ्टर 20 ईयर्स के लिए, यानी कि अनदर आप 20 ईयर्स और इंडिया में अपनी मोनोपोली रख सकते हो। साथ ही कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। इसके अलावा इसने क्या किया कि कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। ठीक। पांचवा पॉइंट है, पांचवें पॉइंट के अंतर्गत ये कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर हैं उनको भारत के ही रेवेन्यू से भुगतान किया जाएगा, यानी कि उनको जो पेमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी वो भारतीय रेवेन्यू के माध्यम से दी जाएगी। इस तरीके से हमने अपना 1793 के एक्ट तक अपने आप को कंप्लीट किया। अगली पार्ट में हम देखेंगे 1813 से लेकर 1853 तक की कहानी। ठीक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।